T rotates through each vector in R square clockwise through 90 degree clockwise. The matrix T relative to the standard order basis this one is. पहले ऑपरेटर जो भी दिया है उसको रोटेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। यहाँ से स्टैंडर्ड बेसिस के लिए अगर हम T10 की इमेज निकालें और T01 की इमेज निकालें तो ये आपको मिल जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा फर्स्ट बेसिस साइन थीटा इंटू सेकेंड बेसिस माइनस साइन थीटा इंटू फर्स्ट बेसिस कॉस थीटा इंटू सेकेंड बेसिस। तो जो आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो आपका कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेट है तो कॉलम वाइज जाएंगे, ये आपका आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आएगा। ध्यान रखना कि ये मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। और अगर आपको क्लॉकवाइज के लिए लेना हो, क्लॉकवाइज के लिए थीटा को रिप्लेस कर लेना माइनस थीटा से। तो रिप्लेस करने के बाद जो आपकी न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज अगेन माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर से है तो प्लस हो जाएगा और कॉस पे तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा। अब थीटा कितना मेंशन है 90, ये किसके लिए है क्लॉकवाइज के लिए और ये किसके लिए है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो अब या इसमें थीटा को 90 पुट करेंगे तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, cos 90 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज -1 और cos 90 इज 0। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा 0 - 1 1, ये ऑप्शन। ठीक है, ये तुम्हारे किसके लिए है क्लॉकवाइज के। क्वेश्चन नंबर given that xy plane and yz plane in R³ are the subspace of R³। तो xy plane को हम लिखते कैसे हैं, xy plane जो होता है xy plane का मतलब है आपका ये एलिमेंट ऐसे है, इस तरह के एलिमेंट है, ठीक है। और जो yz प्लेन है, yz प्लेन का जो मीनिंग है वो इसमें 0 स्मॉल y स्मॉल z, ये तुम्हारा yz प्लेन है। दो सब स्पेस दे रखे हैं R³ के। द डायमेंशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सब स्पेसेस। अब बताओ दो जो प्लेन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये तुम्हारा x y z। एक प्लेन तुम्हें दे रखा है x y प्लेन, एक प्लेन ये दे रखा है, एक प्लेन ये दे रखा है और एक प्लेन दे रखा है yz प्लेन, एक ये दे रखा है। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन कौन सा, ये लाइन। तो जो y एक्सिस है, y एक्सिस आपकी इंटरसेक्शन है और y एक्सिस जो लाइन है इसके डायमेंशन कितनी है 1, और डायमेंशन ऑफ द इंटरसेक्शन विल बी 1। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। T from B to B a linear operator on B. If W is subspace of B, then W is invariant subspace under T if। देखो इनवेरिएंट सबस्पेस का मतलब है कि उसकी T इमेज उसी के इनसाइड आनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा T इनवेरिएंट बनता है। तो ध्यान रखना कोई भी सबस्पेस T इनवेरिएंट तभी बनता है जब उस सबस्पेस के, जैसे सपोज ये तुम्हें T दिया है, T ये वेक्टर स्पेस V से वेक्टर स्पेस V में ऑपरेटर है और ये W सब स्पेस है, ये भी W सब स्पेस है। तो अगर W के अंदर मैप कर रहा है, W के अंदर मैप कर रहा है तो ये W आपका T इनवेरिएंट होगा।
W इज T इनवेरिएंट। तो ध्यान ये रखना कि T इनवेरिएंट होने के लिए W की इमेज W के अंदर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी आंसर। यहाँ पे अगर प्रॉपर भी आएगा तब भी आपका आंसर यही सही है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 के अकॉर्डिंगली हम कैसे यूज कर सकते हैं 34 को। तो 34 के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो ये कह रहा है कि द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब। अच्छा, तो स्टैंडर्ड बेसिस के लिए लेके चल, टी की मैट्रिक्स बनेगी स्टैंडर्ड बेसिस के लिए क्या बनेगी, 3 2 5 पाई के लिए -1 4 और -6 ये बनेगी। तो फर्स्ट तो यहाँ पर मैच नहीं कर रही है, तो फर्स्ट तुम्हारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या, 3 2 5 आना चाहिए। पहला कॉलम क्या आना चाहिए, 3 2 5। तो पहला तो आपका ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो 3 2 5 के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे 3 2 5 पहला कॉलम आना चाहिए। 35 का 3 2 5 ये वाला मैच कर रहा है शायद, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो कौन सा मैच कर रहा है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, -1 4 6 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, -1 4। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, -1 4 -6 और -1 4 -6 ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन होने के लिए यहाँ पर -6 होना चाहिए था, तभी मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे अगर हम जाते हैं तो 35 के लिए कैसे यूज करोगे। 35 क्वेश्चन नंबर 35, P3 is a vector space of polynomials in x of degree 3 और लेस, 3 और लेस का है, और dp डेरिवेटिव है, इज द डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा, डेरिवेटिव ऑफ px। तो P3 से P2 में मैट्रिक्स बनाना है, तो t डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है, डेरिवेटिव ऑपरेटर जो मेंशन है वो आपका P3 से P2 में मेंशन है। तो और P3 की बेसिस अगर मैं ले लूँ, बेसिस 1x स्क्वायर डिग्री लेस देन और x, तो लेस देन x क्यूब पे चले जाए, और P2 की बेसिस ले लूँ मैं 1x और x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट px इज ट्रांसमिशन फ्रॉम P3x टू P2 तो इज कर्नल। तो अब यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा, कर्नल पे क्या जाएगा, डिग्री डेरिवेटिव ऑफ 1 करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ x करेंगे, दिस शुड बी 1। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर करेंगे, दिस शुड बी 2x। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब करेंगे, दिस शुड बी 3 ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ से मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स कितनी बनेगी, 0, ठीक है, 0 0 0 1, तो 1 से आएगा 0 0, थर्ड 2x का बनेगा 0 2 0, लास्ट का 0 0 3। ये तुम्हारी ऑपरेटर जो मैपिंग दे रखा है डी, लिनियर मैपिंग, उस डी की मैट्रिक्स बन गई, ये मैट्रिक्स बन गई। अभी कह रहा है कि द पॉलिनोमियल 2x + 1 इज इन कर्नल। कर्नल में होने के लिए इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो 2x + 1 का डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही नहीं होगा। द रैंक ऑफ डी इज, यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, द कर्नल ऑफ डी इज ऑल द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस वन। तो रैंक जो आ रहा है, रैंक यहाँ पर इसकी 2 कह रहा था, रैंक ऑफ डी इज 2, तो ऑप्शन में 2 है, तो रैंक ऑफ डी इज नॉट 2, रैंक ऑफ डी इज 3। यहाँ पे रैंक ऑफ डी निकालेंगे, रैंक ऑफ डी 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है द कर्नल ऑफ डी इज ऑल दोज कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ P3।
तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिल जाएंगे। तो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डेरिवेटिव आपका 0 आ जाएगा। तो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल्स हैं, सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो बिलोंग कर जाएंगे कर्नल ऑफ टी में। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है, तो नन की जरूरत नहीं है। तो 35 का आंसर क्या होगा? सी। और 34 कह रहा है कि द नल स्पेस ऑफ ए इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। आपको मैंने पहले भी कहा था कि किसी मैट्रिक्स का नल स्पेस और उसके द्वारा क्रॉसपोंडिंग होमोजेनस सिस्टम का सॉल्यूशन स्पेस दोनों एक ही चीज है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि x बराबर 0। नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द इक्वेशन x बराबर 0। तो ये DSSP PGT KPS PGT दोनों ही एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। Which of the following is not a linear transformation from r cube to r cube? तो ऑप्शन नंबर डी है वो टी 0 0 की इमेज 0 0 नहीं आ रही है, तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अकॉर्डिंगली आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन विल बी डी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए टी इमेज ऑफ 0 शुड बी 0। एंड 38 क्वेश्चन है टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी इमेज ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, देन इट्स व्हाट इज रैंक एंड नलिटी। तो यहाँ से ऑपरेटर टी का मैट्रिक्स बनाओ। ऑपरेटर टी की मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0, अगेन 1 1 0, और z की बन जाएगी 0 1 1। यहाँ से रैंक ऑफ टी आपका 3 आ रहा है। रैंक प्लस नलिटी थ्योरम से रैंक प्लस नलिटी आपकी 3 आ जाएगी, डोमेन स्पेस की डायमेंशन के बराबर। रैंक 3 है तो नलिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चंस के लिए रैंक 3 और नलिटी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए अब अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 पे ये कह रहा है 2 स्पेस दे रखे हैं इसने, और 2 स्पेस के बारे में बता रहा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। ए जो है वो इसने एक्स वाई प्लेन दे रखा है, और जो बी है वो वाई जेड प्लेन दे रखा है। तो अगर हम बात करें ए की, तो ये आपका एक्स वाई 0, ये तुम्हारा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये आपका एक्स वाई प्लेन दे रखा है। और जो बी है वो आपका दे रखा है 0 वाई जेड सच दैट वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये आपका वाई जेड प्लेन दे रखा है। तो ए प्लस बी इसकी जो बेसिस होगी, इसकी बेसिस होगी 1 0 0 और 0 1 0, ये इसकी बेसिस हो जाएगी, बेसिस ऑफ ए। और बेसिस ऑफ बी निकालने के लिए इसको B2 एज्यूम कर लो, इसकी बेसिस होगी 0 1 0 और 0 0 1, ये इसकी बेसिस हो जाएगी। तो ए प्लस बी को चेक करने के लिए कि ए प्लस बी की डायमेंशन क्या होगी, तो ए प्लस बी की डायमेंशन निकालने के लिए ए और बी की बेसिस दोनों से जनरेट होता है। ध्यान रखना कि लीनियर सम जो होता है वो ऑफ W1 प्लस W2 W1 यूनियन W2 से जनरेट होता है, या W1 की बेसिस और W2 की बेसिस दोनों मिलके उसको जनरेट करते हैं। तो अब यहाँ से इसकी रैंक निकल के आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो रैंक है वो रैंक आपकी 3 आ रही है। इट मीन्स ए प्लस बी को जनरेट करने के लिए 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। तो जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे उतनी ही डायमेंशन बनेगी। तो यहाँ से हम ये इम्प्लाइज करेंगे कि ए प्लस बी की
जो लीनियर सम है ए और बी का, उसके स्पेस की जो डायमेंशन है वो आपकी 3 हो जाएगी। तो कभी भी अगर दो सब स्पेस के लीनियर सम की डायमेंशन निकालनी हो तो पहले सब स्पेस की बेसिस निकाल दो, सेकंड सब स्पेस की बेसिस निकाल दो, और उन दोनों बेसिस का यूनियन करके आप चेक करो कि उनका यूनियन में कितने वेक्टर एल आई हैं, कितने वेक्टर एल डी हैं। तो उनके यूनियन में जितने वेक्टर एल आई होंगे वह उसके लीनियर सम की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर B1 यूनियन B2 में 4 वेक्टर हैं, 4 में से 3 एल आई हैं, तो इसकी रैंक 3 आ रही है। तो A प्लस बी 3 डायमेंशनल सब स्पेस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, if the vector 0 1 x x1 0 and 1 x1 of vector space r cube are linearly independent then x will be। इंडिपेंडेंट हैं तो डिटर्मिनेट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो डिटर्मिनेट निकालते हैं, डिटर्मिनेट से आपको चल जाएगा पता। इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कितना जाएगा, फर्स्ट 0 -1 इंटू ये कितना जाएगा x -0 प्लस x टाइम्स ऑफ, यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर -1 शुड नॉट इक्वल्स टू 0, -x प्लस x क्यूब माइनस x नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिल जाएगा x क्यूब -2x नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर -2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो x का मान क्या होगा, इंडिपेंडेंट होने के लिए तो x का मान 0 नहीं होना चाहिए, x का मान √2 नहीं होना चाहिए और x का मान -√2 नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, इंडिपेंडेंट के लिए तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर सी है, ये भी गलत हो जाएगा, 0 मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि x का मान अगर 1 और -1 ले लें तो डिटरमिनेंट तुम्हारा नॉन जीरो आ जाएगा और इंडिपेंडेंट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक कर सकते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ B इज द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 रियल मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड R देन डायमेंशन। तो मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स की डायमेंशन तुम्हें पता ही है, ये A1 ये ABCD मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के स्पेस की डायमेंशन निकालनी है 2x2 की, तो उसका फॉर्मूला है, तुम बता सकते हो। तो M(n×n) रियल मैट्रिक्स के स्पेस की जो डायमेंशन होती है ओवर रियल फील्ड ये होती है n²। तो यहाँ पर 2x2 के जो मैट्रिक्स के स्पेस बनना उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2², इट मीन्स 4। यहाँ पे आप इजीली वर्क कर सकते हैं कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 42 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है जो द फॉलोइंग फंक्शन t फ्रॉम r² टू r² इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कौन कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब b को देखो, b 0 0 की इमेज 0 0 पे नहीं भेज रहा है, तो b तो आपका लीनियर मैपिंग होगा नहीं, ठीक है। और थर्ड की जो d की बात करें, डी बी मैपिंग नहीं होगा, लीनियर मैपिंग 0 0 की इमेज 0 0 नहीं आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। और यहाँ पर फर्स्ट कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ 2x + 3y 3x - 4y, तो फर्स्ट भी लीनियर मैपिंग बनेगी और यहाँ पर सी भी लीनियर मैपिंग बनेगी, ठीक है। बट यहाँ पर अगर कोई इनसाइड स्क्वायर हो जाए, 2x² या 3y² हो जाए तो फिर ये लीनियर मैपिंग नहीं बनेगा। तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा, तुम्हारा ए और डी दोनों मैपिंग के हैं और लीनियर मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।